Okay. Good afternoon, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. Today, in this video, we will discuss the rest of the remaining part of the features of Indian economy at the time of independence. This is from the unit State of Indian Economy on the eve of independence. जो लास्ट वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंस का पहले जो इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स होता था, 60 फीचर्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं वो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। एटू आसलत आमी कि करिम एतिया এই ভিডিওত যে স্বাধীনতার আগৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ যে বৈশিষ্ট্য আছিল সেইসমূহ আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিওত আমি 4টা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিওত আমি বাকি থকাখিনি আলোচনা কৰিম। Now the next one, number 5 is depleted economy. ক্ষয়ী অৰ্থনীতি, depleted. The Indian economy was depleted at the time of independence. Depleted economy is an economy where no arrangement have been made to replace the depreciated physical assets on account of their excessive use. क्या था डिप्लीटेड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जो इकोनॉमी मतलब जिसका फिजिकल एसेट्स अगर एक्सेसिवली यूज़ करता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको मतलब डेप्रिसिएट होता है। तो उस डेप्रिसिएट को मतलब रिप्लेस करने के लिए अगर हम लोग रिप्लेस करते तो वो डिप्लीटेड नहीं होगा, लेकिन उसको रिप्लेस अगर नहीं करते, जो फिनेंशियल एसेट्स या जो एसेट्स हमारा फिजिकल एसेट जो क्या होता है डेप्रिसिएट होता है, यूज़ करने के बाद ख़त्म होता है, उसका अगर हम लोग रिप्लेस नहीं करते तो उसको बोलते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी। सो उस इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, जो इंडियन इकोनॉमी था बेसिकली किसने कंट्रोल किया था? इंडियन इकोनॉमी कंट्रोल किया था ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश उस टाइम इंडिपेंडेंस से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लोग लग गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 पे। तो लोग क्या, इंडिया का जो भी फिजिकल एसेट्स क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ या डेप्रिसिएट हुआ, उस पर वो लोग कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, उसको रिप्लेस ही नहीं किया था। और इसी की वजह से क्या होता, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था वो टोटली डिप्लीटेड हो गया। मतलब अगर तुम क्या करो एक्सेसिव, देखो ब्रिटिश तो इसे एक्सप्लॉइट किया ही था। तो कॉलोनियल पीरियड में क्या होता, हमारा जो रिसोर्स है उसको एक्सेसिवली यूज़ किया था। तो एक्सेसिवली अगर तुम फिजिकल एसेट्स को अगर क्या करोगे, एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो उसको तो रिप्लेस करना होगा ना। बट वहाँ पे कोई रिप्लेसेबल नहीं था, कोई गवर्नमेंट ने रिप्लेसेबल किया ही नहीं। से ক্ষয়ী অৰ্থনীতি। আৰু ক্ষয়ী অৰ্থনীতি মানে এনেকুৱা অৰ্থনীতি যি অৰ্থনীতি কি কৰা হয়, সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত বা যদি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ যি লোকচান হয় সেই লোকচানখিনি যদি আমি নবৰোঁ বা যিখিনি আমাৰ সম্পদ ফিজিকেল সম্পদ কমি গ'ল সেই সম্পদখিনি যদি আমি কি কৰোঁ পুনৰাবৃত্তি নকৰোঁ বা সেইটো যদি আমি কি কৰোঁ পুনৰাই যদি বৃদ্ধি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক ক্ষয়ী অৰ্থনীতি বুলি কয়, ডিপ্লিটেড। আৰু ব্ৰিটিছৰ সময়ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি তেনেকুৱাই আছিল। क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट किया था तो उसको क्या होता है, जो वार रिक्वायरमेंट था, वार टाइम रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्या, जो इंडियन इंडस्ट्री था उसको डे एंड नाइट काम किया। तो इंडियन इंडस्ट्री अगर डे एंड नाइट यूज़ हो रहा है ड्यू टू मीट द वार रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, देन उस टाइम क्या होता है, रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया था। रिसोर्स तो यूज़ हो गया था, बट उसके बदले पर क्या क्या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट ने कुछ रिप्लेस ही नहीं किया और पूरा इकनॉमी क्या हो गया, डिप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट इकोनॉमी, निर्भरशील अर्थनीति। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। It had self-sufficient village communities. Its villages were independent and self-sufficient units. কি করা হয়েছিল ব্রিটিশর, এই ब्रिटिश का जो रूल था, ब्रिटिश पीरियड बिफोर 1757, उसका पहले इंडिया क्या था, एक सेल्फ रिलायंट था, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री था। उस जो इंडिया का विलेज था वो सब भी क्या सेल्फ डिपेंडेंट था। बट ब्रिटिश आने के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहा। যে কি কৰাইছিল ব্ৰিটিছৰ যেতিয়া শাসন, সেই শাসন কালৰ আগতে ভাৰত কি আছিল, আত্মনিৰ্ভৰ আছিল, সেল্ফ ৰিলায়েন্ট আছিল, আত্মনিৰ্ভৰ আছিল। ভাৰতৰ গাঁওসমূহ আত্মনিৰ্ভৰ আছিল, সকলো বস্তু আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আছিল। বাট আৱাৰ ইকনমিক গট কনভাৰ্টেড ইনটু ডিপেন্ডেন্ট ইকনমি ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড। मैंने बोला भी था, एज आई हैव मेंशन अर्लियर दैट बिफोर ब्रिटिश पीरियड आवर इकनॉमी वाज independent. Economy was totally self-reliant, self-sufficient, but
धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वी गॉट और आवर इकोनॉमी गॉट कन्वर्टेड into a dependent economy during British period. The salient points showing Indian economy as dependent economy are, मतलब नीचे दिया हुआ कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड में डिपेंडेंट था। কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল, ব্ৰিটিছৰ সময়ত আমাৰ অৰ্থনীতিখন কি হৈ গ'ল, আমি নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা ধৰিলোঁ, নিৰ্ভৰশীল হ'লোঁ। আৰু তলত দিয়া কথাকেইটাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো কি হ'ল, নিৰ্ভৰশীল হ'ল। বেচিকেলি ইণ্ডিয়া ইজ During the British period, Indian handicrafts or cottage industries were totally ruined by British industries or Britishers, and as a result, people became dependent on agriculture for livelihood. So, Indian handicrafts were ruined during British period. The cottage industries और जो भी small industries है वो सब ख़त्म हो गया था ब्रिटिश पीरियड में। तो बेसिकली इंडियन लोग क्या करते हैं, अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन को चलाने के लिए कहाँ पर डिपेंड करते थे, मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। যে ব্ৰিটিছৰ সময়ত কি কৰা হৈছিল, আমাৰ যিটো সেই কুটিৰ শিল্প বা ক্ষুদ্ৰ শিল্পবোৰ নষ্ট হৈ যোৱাত কি কৰা হৈছিল, মানুহবিলাকে বিশেষকৈ কি কৰিব লগা হৈছিল, কৃষিৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হৈছিল। নেক্সট পইণ্ট ইজ, এজ এ ৰিজাল্ট অফ কমাৰ্চিয়েলাইজড পলিচি ইন এগ্ৰিকালচাৰ सेक्टर, इंडियन फार्मर्स बिकम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मिडिलमैन। जो ब्रिटिश ने क्या करता है, जो एग्रीकल्चर को उसको कमर्शियलाइज पॉलिसी किया था। तो जब भी एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जाएगा तो क्या जो फार्मर्स है वो मेनली डिपेंड किसका ऊपर होगा, ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन है, जो खरीदेगा, ये मिडल मैन। क्योंकि जो कमर्शियलाइज जब होगा तो क्या हो सकते, जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते मार्केट में, कोई मिडल मैन आके उन लोगों से खरीद लेगा, या ट्रेडर्स आके उन लोगों से खरीद सकते हैं। तो मेनली इंडियन जो फार्मर है वो लोग डिपेंड हो गया था क्या, किसका ऊपर, ट्रेडर और मिडल मैन के ऊपर। तो ये भी तो एक फिशर से डिपेंडेंट इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्या होता है, इंडिया बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली ऑन इंग्लैंड फॉर एक्सपोर्टिंग इट्स रॉ मटेरियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स लाइक कॉटन, टी, ऑयल सीड, जूट, टोबैको, लेदर एटसेट्रा। सिमिलरली इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स हैड ऑल्सो गन अप। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड व्हाट हैपेंस, द इंडिया डिपेंडेंट ऑन फॉरेन, स्पेशली इन ऑन इंग्लैंड फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। सो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फीडर इकोनॉमी बना था। तो उसकी हिसाब पर क्या होता था, इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता था वो इंग्लैंड पे एक्सपोर्ट करता था। तो मतलब डिपेंडेंट था, इंग्लैंड पे एक्सपोर्ट करेगा। और जो इंडिया का इंपोर्ट था वो भी बढ़ गया, कैपिटल गुड्स जो था या मैन्युफैक्चरर गुड्स पे इंडिया का जो इंपोर्ट था वो भी इंक्रीज़ हो गया था। तो क्या हो गया था, ये टोटली डिपेंडेंट हो गया था फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। एक्सपोर्ट भी करता है तो इंग्लैंड को, और जो भी कैपिटल गुड्स है ये सब क्या था, मैन्युफैक्चरर गुड्स है, जो कैपिटल गुड्स या मैन्युफैक्चरर गुड्स है जिससे मतलब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो सब इंपोर्ट करना चाहिए। वो सब क्या होता है, इंपोर्ट करता था। मतलब ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिया एक्सपोर्टेड इट गुड्स टू मेनली और इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स एंड द मैन्युफैक्चरर गुड्स from outside of the country. So it was totally dependent on foreign countries during British period. So this point also shows that Indian economy was dependent economy during that period. কি কৰা হৈছিল যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিও কি কৰা হৈছিল, নিৰ্ভৰশীল হৈ গৈছিল। বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগে যদি ৰপ্তানি জাতীয় সামগ্ৰী, যিবিলাক ৰপ্তানি জাতীয় মৰাপাট কোৱা বা চাহপাত কোৱা, ধোপাত জাতীয় যিবিলাক বস্তু, চামৰা, এই সকলোবিলাক কি কৰা হৈছিল, ইংলেণ্ডলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ হৈছিল। আৰু যিবিলাক এই ঔদ্যোগিক যন্ত্ৰপাতি, যা মূলধন জাতীয় যিবিলাক বস্তু, কেপিটেল গুডছ, সেইবিলাক কি কৰা হৈছিল, বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিব লগা হৈছিল। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দেশখন টোটেলি কি আছিল, মূলতঃ বিদেশৰ ওপৰত কি আছিল, নিৰ্ভৰশীল আছিল। দ্য লাষ্ট ফিচাৰ ইজ ডিজইণ্টিগ্ৰেটেড ইকনমি, অসংঘবদ্ধ অৰ্থনীতি। In view of their policy of divide and rule, the Britishers divided the country into two countries. पहले भी बोला था ब्रिटिश ने हमेशा डिवाइड एंड रूल यूज़ किया था। तो जब भी इंडिपेंडेंट भी हुआ उसका पहले भी क्या कर दिया, एक कंट्री को दो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके दो देश बना दिया, एक पाकिस्तान, दूसरा क्या, इंडिया। 77% जो टेरिटरी था और 77% टेरिटरी और 82% पॉपुलेशन क्या था, अनडिवाइडेड इंडिया में। इंडिया का अनडिवाइडेड इंडिया का 77% टेरिटरी और 82% पॉपुलेशन इंडिया के साथ रह गया, और जो रेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ चला गया। एंड दिस पार्टीशन एडवर्सली इफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द फ्लोइंग ईयर्स। और ये एडवर्सली इफेक्ट कहते हैं, ये पार्टीशन में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री रिजल्टेड इन लार्ज मूवमेंट ऑफ द पीपल, दिस gave rise to serious problem of
रिटेशन ऑफ मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ था तो क्या होता, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया गए, तो उसको लोगों को रिहेबिलिटेशन देने के लिए, रिफ्यूजी को रिहेबिलिटेशन देने के लिए क्या हुआ, बहुत टाइम लगा। तो ये भी तक पार्टीशन के हिसाब से ख़राब हुआ। देन और पार्टीशन की वजह से क्या हो गया, जो इंडस्ट्री है वो कॉटन इंडस्ट्री है वो लार्जली एडवर्सली अफेक्ट हो गए, क्योंकि जो कॉटन प्रोड्यूस करता था कौन, कॉटन प्रोड्यूस करता था पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान होता है, कॉटन प्रोड्यूस होता था पाकिस्तान में, ईस्ट पंजाब देन सिंध प्रदेश में कॉटन या जो जूट है वो सब प्रोड्यूस होता था, बट उसका मिल था इंडिया पे। तो ये भी इंडस्ट्री भी एडवर्सली इफेक्ट हो गए। तो डिवीज़न के बाद क्या हो गया, जिस देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंडस्ट्री नहीं है, और जिसमें इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्शन नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया था, और इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा इकोनॉमी है वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। और एक प्रॉब्लम क्या था, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। हमारा क्या होता है, 77% टेरिटरी और 82% अनडिवाइडेड का पॉपुलेशन हमारा साथ है। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, तो उन लोगों के पास क्या होता है, उन लोगों को एरिया जो होता है सिंध प्रदेश और जो पंजाब होता है ईस्ट पंजाब, उसमें बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता था, फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता था। और इंडिया पे 82% पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन नहीं था। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या फूड शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ था, इंडिया में फूड शॉर्टेज हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में सरप्लस हुआ था उस टाइम। तो इससे पता चलता है, मतलब जो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल था, उस डिवाइड एंड रूल की वजह से क्या हुआ, जो हमारा इकनॉमी है वो पूरा डिसइंटीग्रेटेड हो गया था टोटली, जो दो देशों को डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जो बैकवर्डनेस और स्टेगनेंट जो इकनॉमी हमने पढ़ा था, उसका मेन रीज़न क्या है। बैकवर्डनेस और स्टेगनेंट क्या है, एक तो लैंड टेन्योर सिस्टम, जिस पे क्या होता था, लैंड टेन्योर सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंट, वो क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया का ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स लगाता था, लगन लगाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारा जो इकनॉमी है, हमारा जो कल्टिवेटर से फार्मर्स था वो क्या था, बैकवर्ड था या अंडर डेवलप था। नेक्स्ट क्या होता था, जो कॉलोनियल पीरियड में जो डिस्क्रिमिनेटरी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पॉलिसी होता था, जो ट्रेड पॉलिसी या इंडस्ट्रियल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होता था, किस तरह डिस्क्रिमिनेटेड, अगर तुम क्या करोगे, इंडिया अपना जो गुड्स है रॉ मटेरियल्स वो इंग्लैंड को ही सप्लाई करना होगा, और इंग्लैंड का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इंडिया पे सेल करना होगा, मतलब मार्केट होगा। तो इसी तरह जो डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब इंग्लैंड का जो ब्रिटिश और इंडियन का पीपल का लोग इसमें डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, वो लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या कमर्शियलाइजेशन पॉलिसी हो, सब में डिस्क्रिमिनेट किया था। तो उससे क्या होता था, हमारा इकनॉमी और भी बैकवर्डनेस हो गया और स्टैग्नेंट हो गया। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो गया, जो हमारा देश का जो वेल्थ है, बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स है वो ब्रिटिश लोग लेके जाते थे उस टाइम, टी हो, जूट हो या कॉटन हो, टोबैको, ये सब लेदर, ये सब क्या ब्रिटिश लेके जाते थे। और ब्रिटिश अपना देश में वो सब गुड्स प्रोड्यूस करके हमारा देश में सेल करते थे, हमारा पे लेके गया, सप्लायर रॉ मटेरियल्स लेके गए और फाइनल गुड्स हमारा पे सेल कराए। तो देखो हमारा पे क्या हो रहा है, वेल्थ जा रहा है ड्रेन होके, वेल्थ जो होता है वो ड्रेन की तरह क्या हो रहा है, ब्रिटिश पे गया था उस टाइम। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो इकनॉमी था वो बैकवर्ड था या स्टैग्नेंट था। ओके, और एक क्या हो सकते हैं, द कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया और लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या होता है उस टाइम, कुछ भी अगर इंडिया एक्सपोर्ट करते तो भी इंग्लैंड पे करना होगा, अगर इंपोर्ट करते तो भी इंग्लैंड से आना होगा। तो मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स टोटली रेस्ट्रिक्टेड था इंग्लैंड तक। तो ये जो मोनोपोली था, ये मोनोपोली कंट्रोल किया था उस टाइम ब्रिटिश ने, जो एक्सपोर्ट भी करो फिर भी इंग्लैंड को, इंपोर्ट भी करो फिर भी इंग्लैंड से। तो इसी से क्या होता था, जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का फुल्ली कंट्रोल था ब्रिटिश का ऊपर। तब जाके ये क्या होगा, ये भी एक कॉजेस है बैकवर्डनेस और स्टैग्नेंट का। যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো বৈদেশিক বাণিজ্য সেইটো টোটেলি কি কৰা আছিল, একচেটিয়া আছিল। একচেটিয়া মানে কেনেকৈ, ইংলেণ্ডে এনেকৈ পলিচি বনাইছিল যে সিহঁতে কি কৰিব লাগিব, ইংলেণ্ডৰ পৰাই ইংলেণ্ডলৈ ৰপ্তানি কৰিব লাগিব আৰু বস্তুবোৰ ইংলেণ্ডৰ পৰাই আমদানি কৰিব লাগিব। এই একচেটিয়া বৈদেশিক নীতিৰ কাৰণে কি হৈছিল, ভাৰতৰ অৱস্থা, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা পিছপৰা আৰু অনুন্নত আছিল। सो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, স্বাধীনতার সময় ভারতের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ, और व्हाट आर द कजेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, বা স্বাধীনতার সময়ত ভারতের অর্থনীতিৰ স্থবিৰ কাৰণসমূহ কি কি, এইবিলাক আহিব পাৰে। এই दो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू। सो वी हैव फिनिश्ड द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू।